हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब तो आप लोगों ने अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू कर दिया होगा, क्योंकि अब तक तो ये था कि हमारी परीक्षाएं चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो या फिर नेट जेआरएफ की हो, ठीक है। अब तक कोई संभावित डेट हमें नहीं पता थी, लेकिन अब तो जो नया आयोग हमारा और बना है, ठीक है, जो हमारी परीक्षा करवाएगा उसके पूर्णतः गठित होने की और टीजीटी पीजीटी एलटी की जो संभावित वैकेंसी है उसको आने की, तथा जो फॉर्म हम लोगों ने फिल किया है उसको उसका जो परीक्षा है उसकी आयोजन कराए जाने की पूरी संभावनाएं हमारे सरकार के द्वारा जो है चल रही हैं कि उसे अगस्त सितंबर तक जो है पूर्ण करा लिया जाए, या जो भी कह सकते हैं। देखिए, हम इसके पक्ष में नहीं है कि जून जुलाई में हो जाएगा, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होती है, आयोग उसी लिए बन रहा है। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जो अपनी तैयारी है उसको उस जो है लेवल तक ले जाएं, उस स्तर तक ले जाएं जहां पर जब भी हमारा एग्जाम हो, चाहे वो मई जून जुलाई में हो, है ना, चाहे वो अगस्त सितंबर में हो, जब भी हो हमारा एग्जाम, तो असफलता हाथ ना लगे, ठीक है। यानी कि हम इतना अपने तैयारी के मोड को इतना बूस्ट कर लें कि असफल होने के चांसेस बिल्कुल ना हो जाए। तो उसी क्रम में आपके सामने जो आज की क्लास है उसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कुछ मोटिवेशनल शब्दों के साथ मैं आज स्टार्ट करना चाहूंगी। आप देख रहे होंगे लिखा है, कभी भी अपने सपनों को सिर्फ इसलिए मत छोड़ देना कि उसको पूरा होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि समय ही तो है, बीत जाएगा, ठीक है ना। हम अपनी पढ़ाई को इसलिए ना छोड़ें कि अभी एग्जाम हो नहीं रहा है, एग्जाम होने में बहुत टाइम लग रहा है, पता नहीं होगा या वैकेंसी निरस्त हो जाएगी, इन सब बातों में ना पड़ के बल्कि अपनी तैयारी को एकदम अच्छी तरीके से बूस्ट करके हम क्या करें, अपने एग्जाम को दें और देने के बाद अपनी सफलता सुनिश्चित करें, अपनी एक सीट सुनिश्चित करें, जिससे आपका और आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका भविष्य एक सुनहरे अक्षरों में जो है स्वर्णिम अक्षरों में आने वाले समय में लिखा जा सके, ताकि ये ना रहे, क्योंकि आपको पता है हम महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना, गवर्नमेंट नौकरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। पुरुष तो कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में काम करके जो परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन हमारे अपने अस्तित्व के लिए गवर्नमेंट नौकरी होना बहुत जरूरी है। तो आइए इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन बेटा लिया गया है वो टेक्सटाइल से लिया गया है, ठीक है। प्रश्न है कि जो पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर की रस्सी को रंगने की मशीन का नाम क्या है, ठीक है। पॉलिस्टर की जो रंगाई होती है उसमें जो रोप होती है, पॉलिस्टर रोप होती है, उसको रंगने की जो मशीन होती है उसका नाम क्या है, वही आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन हमारे सामने है जिगर मशीन, दूसरा है विंच मशीन, तीसरा है बीम रंगाई और चौथा है जेट रंगाई, ठीक बेटा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपको पता है पॉलिस्टर के बारे में मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में बताया, आपको जितने भी मैंने क्लासेस दी हैं टेक्सटाइल में आया हुआ है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है, तो कहेंगे मैम पॉलिस्टर एक पॉलीएमाइड, ठीक है, पॉलीएमाइड कृत्रिम रेशा है ना, कृत्रिम रेशा है या फाइबर है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है जो पॉलिस्टर की रोप होती है, रस्सियां होती हैं या कपड़े होते हैं, उनकी रंगाई की जो पद्धति होती है या रंगने की जो विधि होती है किस मशीन के द्वारा संपन्न की जाती है। तो हम किस मशीन के द्वारा बेटा, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेट मशीन, ठीक है। जेट किस प्रकार की मशीन है, तो कहेंगे मैम जेट जो मशीन होती है एक आधुनिक मशीन है, रंगाई के लिए प्रयोग होने वाली एक आधुनिक मशीन होती है, जिसका उपयोग पॉलिस्टर रेशों के लिए या पॉलिस्टर कपड़ों के लिए रंगाई में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। काम क्या करती है, जो पॉलिस्टर के कपड़ों को हम, ठीक है, पॉलिस्टर के कपड़ों को हम डिस्पर्ज डाई से, ठीक है, किस डाई से, डिस्पर्ज डाई से जब रंगते हैं ना,
डिस्पर्स डाई से जब हम पॉलिस्टर के कपड़ों को रंगते हैं तो जो जेट मशीन होती है वो क्या करती है, उस डाई को कपड़े की सतह पर पूर्ण रूप से डिस्पर्सन विधि के द्वारा पूर्ण रूप से फैलाने का कार्य करती है। ठीक बेटा, आया समझ में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेट रंगाई या जेट रंगाई मशीन हो जाएगा। यदि हम बात करें जेट रंगाई मशीन की विशेषता की, ठीक है, किसकी विशेषता की, जेट रंगाई मशीन की विशेषता की बात करें कि जो हमारी जेट रंगाई मशीन होती है उसके अंदर कौन सी मूल विशेषता पाई जा रही है जिससे अन्य मशीनों से इसको हम अलग कर सकते हैं। तो जो पहली विशेषता होगी उसे क्या कहेंगे, इसकी जो क्षमता होती है, रंगाई की जो क्षमता होती है बेटा वो 200 किलो से लेकर के 250 केजी तक होती। कितनी, 200 से लेकर के 250 केजी होती है। ठीक है, और दूसरी विशेषता क्या है, यह मशीन एकल ट्यूब होती है। कैसी होती है, एकल ट्यूब होती है। तीसरी विशेषता की बात करें तो इसमें क्या होता है, कहेंगे इसमें उच्च तापमान का उपयोग किया जाता है। कितना तापमान, तो कहेंगे मैम 140 डिग्री तक। कितना, 140 डिग्री सेल्सियस तक उच्च तापमान का उपयोग किया जाता है। और क्या है, यह जो मशीन होती है वो 200 से लेकर के 500 मीटर, ठीक है, 200 से लेकर के 500 मीटर प्रति मिनट, ठीक, 200 से लेकर के 500 मीटर प्रति मिनट वेग के हिसाब से चलती है। ठीक है, 200 से लेकर के 500 मीटर प्रति मिनट कपड़े को वो रंग सकती है, इतना इसका वेग होता है। ये आपके जेट रंगाई मशीन की विशेषता मैंने बता दी, जिसका प्रयोग पॉलिस्टर की रोप को रंगने के लिए किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिएक्टिव रंजक के स्थिरीकरण के लिए उपयुक्त पीएच है। रिएक्टिव रंजक जिसे हम साधारण भाषा में रिएक्टिव डाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिएक्टिव डाई कहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी रिएक्टिव डाई होती है, रिएक्टिव रंजक होता है या जो हमारी रिएक्टिव डाई होती है उसे उसके कपड़ों पर स्थिरता के लिए, कपड़ों पर उसे बनाए रखने के लिए जो उपयुक्त पीएच होता है वो कितना होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रिएक्टिव रंजक के स्थिरीकरण के लिए जो उपयुक्त पीएच होता है वो कितना होता है, 10.8 से लेकर के 11 पीएच तक। कहां तक, 10.8 से लेकर के 11 पीएच इसका होता है, 11 तक इसका पीएच यदि रहेगा तो क्या होगा, जो उच्च डाई है, ठीक है, यानी कि जिसका स्थिरीकरण कैसा है, उच्च है, उसका जो स्टेबिलिटी रहेगी वो कपड़ों के या रेशों के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो इस प्रकार से रिएक्टिव रंजक के स्थिरीकरण का जो पीएच, उपयुक्त पीएच होगा वो 10.8 सही होगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है कि सल्फर टेंडरिंग के बनने से होती है। ठीक है, यानी कि सल्फर टेंडरिंग जो होती है वो किस जो है रसायन से अभिक्रिया करने के पश्चात कपड़ों में डेवलप्ड होती है। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। पहला HCl, दूसरा है H2SO4, तीसरा है HNO3 और चौथा है CH-OH। ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया। सबसे पहले हम जान लेते हैं सल्फर टेंडरिंग किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, सल्फर टेंडरिंग किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। तो सल्फर टेंडरिंग जो होता है बेटा ना, ये क्या होता है, एक प्रकार का डिफेक्ट है। क्या है, एक प्रकार का डिफेक्ट है। डिफेक्ट मीन्स, तो कहेंगे मैम ये एक दोष है जो सल्फर डाई में उत्पन्न होता है। कहां पर, सल्फर डाई से रंगे गए वस्त्रों में उत्पन्न होता है। ठीक है, सल्फर डाई से रंगे गए वस्त्रों में उत्पन्न होता है। होता क्या है, जब हम सल्फर डाई से सेलुलोजिक फाइबर को रंगते हैं। किसको, सेल्यूलोजिक फाइबर को रंगते हैं, जैसे हमारा कपास। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने सल्फर डाई से कॉटन को डाई कर दिया, कॉटन को रंग दिया,
तो जब हम उस कॉटन के रेशे को अधिक समय के लिए, ठीक है, अधिक समय के लिए क्या करते हैं, अधिक समय के लिए कॉटन के रेशे को जब हम भंडारित कर देते हैं, ठीक है, भंडारित कर देते हैं, तो होता क्या है, जब हम भंडारण कर देते हैं तो उस रेशे के अंदर जो सल्फर डाई है उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है, ठीक है, क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है, जिसके फलस्वरूप, ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जो हमारी सल्फर डाई होती है वो क्या हो जाती है, वो सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाती है। इसमें कहेंगे मैम सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाती है, जिसके लिए क्या, जिससे होता क्या है, जिससे क्या होता है बेटा, जिससे हमारा जो सेलुलोजिक रेशा होता है वो डैमेज होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, जो हमारा सेलुलोजिक रेशा होगा वो कैसा होने लगेगा, कहेंगे मैम सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पन्न होने के कारण हमारा जो सेलुलोजिक रेशा होता है वो डैमेज होना प्रारंभ हो जाता है, इस कारण जो हमारी सल्फर टेंडरिंग, ठीक है, जो सल्फर टेंडरिंग बनने से होता है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के कारण, ठीक है, किसके कारण, कहेंगे मैम सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण या सल्फ्यूरिक एसिड के कारण सल्फर टेंडरिंग होती है, जो अक्सर या कह सकते हो जो सामान्यतः कॉटन के फैब्रिक पर देखी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बैच रंगाई को क्या कहा जाता है, ठीक है, बैच रंगाई, और इससे पहले मैंने जो क्लास ली थी उसमें मैंने बिंच और जिग रंगाई के बारे में पूर्णतः वर्णन किया है। आज हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी बैच डाई होती है या बैच डाइंग होती है उसे और क्या कहा जाता है, ठीक है, तो बैच डाई को क्या कहा जाता है बेटा, बैच डाई को एग्जॉस्ट डाई के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी डाई, कहेंगे मैम बैच डाई को एग्जॉस्ट डाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जबकि जो हमारी बिंच डाई होती है, ठीक है, जो हमारी बिंच डाई होती है उसे हम बैच डाई के नाम से जानते हैं, BECH, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें BATCH है, इसमें BECH है, ठीक है, तो बिंच डाई को बैच डाई के नाम से भी जानते हैं, जबकि सॉरी जो हमारी बैच डाई होती है उसको हम एग्जॉस्ट डाई के नाम से जानते हैं और बिंच डाई को बैच डाई के नाम से जाना जाता है, ठीक बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोसियोन रंजक से होने वाली रंगाई का क्षार, रंगाई में प्रयोग क्षार का कार्य है, ठीक है, रंगाई में जो क्षार प्रयोग होता है उसका कार्य क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्रोसियोन रंजक कहाँ से मिलता है, ठीक है, प्रोसियोन जो पिगमेंट है या प्रोसियोन जो डाई है वो कहाँ से मिल रही है आपको, ठीक है। तो बेटा आप सबको पता है, जो लोग ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन किए हैं उन्हें पता होगा कि जो प्रोसियोन डाई होती है वो क्या है, रिएक्टिव डाई का एक व्यापारिक नाम है, ठीक है, रिएक्टिव डाई का क्या है, रिएक्टिव डाई का ठीक है बेटा, रिएक्टिव डाई का क्या है, एक ट्रेड नेम है, रिएक्टिव डाई का ट्रेड नेम है। रिएक्टिव डाई के और कौन कौन से ट्रेड नेम हो सकते हैं, तो हमें पता करना है, पहला है प्रोसियोन, दूसरा जो है वो कौन सा है, रेमाजोल, ठीक है, रेमाजोल, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन बना है तो आगे भी क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावनाएं हैं, रेमाजोल हो गया। तीसरा है लेवाफिक्स, ठीक है, लेवाफिक्स, और जो चौथा है वो क्या होगा, तो कहेंगे मैम रेक्टाजोन, ठीक है, रेक्टाजोन आदि क्या है, ये रिएक्टिव डाई के ट्रेडमार्क हैं या रिएक्टिव डाई के क्या है बेटा, ये व्यापारिक नाम होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोसियोन रंजक से होने वाली रंगाई में क्षार का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो जो प्रोसियोन या हमारा जो रिएक्टिव डाई होती है उसमें जितने भी क्षार प्रयोग में लाए जाते हैं या जितने भी ऐसे कंपोनेंट प्रयोग में लाए जाते हैं
क्षार का मतलब क्या क्या उपयोग में रिएक्टिव डाई में लाया जा सकता है? तो सबसे पहला क्या है बेटा, इसमें नमक उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। सहायक सामग्री के रूप में, सहायक सामग्री के रूप में क्या क्या, तो कहेंगे मैम सबसे ज्यादा या सबसे पहला जो प्रयोग में होने वाला घटक है वो क्या है, नमक है। दूसरा क्या होता है, क्षार होता है। तीसरा क्या होता है, तो कहेंगे मैम यूरिया होता है। और जो चौथा होता है वो साबुन होता है। ठीक बेटा, ये चार ऐसे कंपोनेंट है, चार ऐसे घटक हैं जिनका उपयोग रिएक्टिव डाई में सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है। तो पूछा आपसे जा रहा है कि जो रिएक्टिव डाई में क्षार है उसकी उपयोगिता क्या होती है, उसका कार्य क्या होता है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बता दिया जो प्रोसियोन रंजक होता है वो किस डाई से मिलता है या किस डाई का नाम है, तो हमने जान लिया कि रिएक्टिव डाई का नाम है। किस तरीके से रिएक्टिव डाई में उपयोग हो रहा है, तो कहेंगे मैम सहायक सामग्री के रूप में उपयोग हो रहा है। और कौन कौन सी सामग्रियां हो सकती हैं, तो कहेंगे मैम नमक हो सकता है, यूरिया हो सकता है, क्षार हो सकता है, साबुन हो सकता है। ठीक है, काम क्या है, तो हम कहेंगे कि मैम जो इसका काम होता है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, रंगाई के, इसका चारों ऑप्शन सुन लीजिए, कह रहा है कि प्रोसियोन रंजक से होने वाली रंगाई में क्षार का जो काम होगा, रंगाई के लेवल को बढ़ाना, डाई का डिस्पर्जन करना, डाई का रेसे से प्रतिक्रिया करवाना, या फिर जो है क्या है, डाई के एग्जॉस्टन को बढ़ाना। ठीक बेटा, तो इसका मूल काम होता है, वो काम क्या होता है, वो काम होता है डाई का रेसे से प्रतिक्रिया करवाना। ठीक है, डाई का रेसे से प्रतिक्रिया करवाना, डाई के रेसे से प्रतिक्रिया करवाने में क्षार, नमक, ठीक है, आज क्या करता है, सहायक सामग्री के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रंगे हुए वस्त्र के ऊपर रंगाई करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि कोई वस्त्र है जो कैसा है, ऑलरेडी उस पर डाइंग कर दी गई है, रंगाई कर दी गई है, यदि उसके ऊपर क्या किया जाए, दोबारा से रंग चढ़ाया जाए या रंगाई क्रिया को किया जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, उस प्रोसेस को टोपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को टोपिंग कहा जाता है। टोपिंग क्या है, तो कहेंगे मैम रंगे हुए कपड़ों के ऊपर दोबारा रंग चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम टोपिंग कहते हैं। स्पोर्टिंग क्या है, ठीक है, स्पोर्टिंग क्या है, तो कहेंगे मैम जो स्पोर्टिंग होता है वस्त्र निर्माण के दौरान, जब कपड़ों पर क्या लग जाए, वस्त्र निर्माण के दौरान जब कपड़ों पर दाग लग जाते हैं तो दाग हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उत्पादन के दौरान दाग हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे स्पोर्टिंग नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, क्या कहा जाता है, स्पोर्टिंग नाम दिया जाता है। टैनिंग आप जानते हो, ये चमड़े के क्षेत्र में है ना, तो चमड़े वाले रेशे होते हैं उनसे बालों को हटाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, रिवर्स डाई क्या होती है, तो रिवर्स डाई टाई एंड डाई, ठीक है, टाई एंड डाई पद्धति की, टाई एंड डाई रंगाई में उपयोग होने वाली एक प्रकार का मेथड होता है, एक प्रकार की पद्धति होती है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है स्क्रूपिंग संबंधित है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने है ऊन की शेयरिंग से, शेयरिंग का अर्थ होता है ऊन की कटाई से। अगला है सल्फर डाई से, रंगाई से। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल से, क्रिया से। और लास्ट का ऑप्शन आपके सामने है सिल्क की एसिटिक अम्ल से क्रिया करवाने से। ठीक है बेटा, सिल्क की एसिटिक अम्ल से क्रिया करवाना। ठीक, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। तो बेटा स्क्रूपिंग क्या होता है, तो स्क्रूपिंग जो शब्द है वो किससे संबंधित है, जब सिल्क को हम एसिटिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं, किससे, कहेंगे मैम जब हम सिल्क को एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है, किसके साथ, सिल्क की एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उस क्रिया को, उस अभिक्रिया को, उस प्रक्रिया को स्क्रूपिंग कहा जाता है। लेकिन जब सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करवाई जाए, किसकी, ऊन की, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से ऊन की क्रिया करवाई जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कार्बोनाइजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
कार्बोनाइजिंग कहा जाता है। ठीक है, किसके साथ कहेंगे मैम, जब ऊनी रेशों की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो उसे कार्बोनाइजिंग कहा जाएगा, जबकि जब सिल्क की एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो तब उसे स्क्रूपिंग नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊनी रेशों में बंध पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारा ऊनी फाइबर्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से ऐसे बंध या बॉन्ड पाए जाते हैं, वही आपसे पूछ रहा है। पहला है डाइसल्फाइड बंध, दूसरा है आयनिक बंध है, तीसरा है हाइड्रोजन बंध है और चौथा ऑप्शन आपके सामने है उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऊनी रेशे होते हैं उनकी तीन ऊनी रेशों को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उनके अंदर 3 लेयर पाई जाती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं, आयनिक बंध पाए जाते हैं और हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इस प्रकार से ऊनी रेशों में ये तीनों बंध उपस्थित होंगे और हमारा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी टेक्सटाइल से लिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि मर्सराइजेशन की डिग्री को मापा जाता है। ठीक है, मर्सराइजेशन की डिग्री को नापा जाता है या मापा जाता है कॉपर नंबर से, धुलाई के प्रति पक्केपन से जिसको हम फास्टनेस कहते हैं, बेरियम एक्टिविटी नंबर से और जो डी वाला ऑप्शन है बीओडी वैल्यू से। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। मर्सराइजेशन क्या होता है तो कहेंगे सूती कपड़ों के ऊपर, किसके ऊपर, सूती कपड़ों के ऊपर की जाने वाली परिसज्जा। ठीक है, किसके ऊपर, सूती कपड़ों के ऊपर की जाने वाली परिसज्जा। ठीक है बेटा, कौन सी परिसज्जा होती है, क्या काम होता है इसका, कहेंगे मैम सूती वस्त्रों के ऊपर, सूती कपड़ों के ऊपर प्रयोग किया जाता है। काम क्या होता है तो क्या करता है, ये चमक विकसित करता है, कपड़े के ऊपर क्या करता है, चमक विकसित करता है। ठीक है, इसका जो मूल काम होता है वो चमक विकसित करना होता है, परंतु जब हम मर्सराइजिंग करते हैं तो हमारे सूती कपड़ों के ऊपर एक गुण स्वतः विकसित हो जाता है, जिसे कहते हैं सिकुड़न अवरोधी गुण। ठीक है, सिकुड़न अवरोधी गुण, यानी कि जो हमारा कपड़ा मर्सराइज हो जाता है लगभग स्वतः उसके अंदर सिकुड़न अवरोधी गुण विकसित हो जाता है। लेकिन जो मर्सराइजेशन किया जाता है सूती कपड़ों के ऊपर वो चमक को विकसित करने के लिए यानी डलनेस को हटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हम मर्सराइजेशन कर रहे हैं सूती कपड़ों के ऊपर उसकी डिग्री का मापन कैसे किया जाएगा, तो उसके डिग्री का मापन जो होता है बेटा ये बेरियम एक्टिविटी नंबर से, किससे कहेंगे मैम, बेरियम एक्टिविटी नंबर से करते हैं, जिसको संक्षिप्त में हम BAN के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बेरियम एक्टिविटी नंबर जिसे संक्षिप्त में हम BAN कहते हैं, इससे हम क्या मापते हैं, मर्सराइजेशन की डिग्री का मापन करते हैं। कॉपर नंबर से किसका मापन करते हैं तो कहेंगे मैम कॉपर नंबर से हम जो हमारा कपास होता है, ठीक है, जो हमारा कपास होता है, कपास की जब हम किससे ब्लीचिंग करवाते हैं, हाइड्रोजन पैराक्साइड से। ठीक है, हाइड्रोजन पैराक्साइड से जब इसकी हम ब्लीच करते हैं तो ब्लीच का जो ऑक्सीडेशन होता है या ब्लीच का जो ऑक्सीडेशन का जो रेंज होता है, ठीक है, उसको मापा जाता है कॉपर नंबर से। बीओडी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, बीओडी वैल्यू क्या होती है तो बेटा बीओडी वैल्यू और सीओडी वैल्यू, ठीक है, सीओडी वैल्यू और कौन सी कहेंगे मैम, सीओडी वैल्यू और बीओडी वैल्यू। ठीक, बीओडी वैल्यू और सीओडी जो वैल्यू होती है इसका पूरा क्या नाम है, सीओडी को कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जबकि बीओडी को क्या कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बीओडी और सीओडी जो होता है, सीओडी जो होता है वो क्या कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड
और जो बीओडी होता है उसे कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो बीओडी और सीओडी का उपयोग, बीओडी और सीओडी का जो उपयोग होता है जब हम डाई में वेस्ट वाटर, ठीक है, वेस्ट वाटर यानी डाई करने के बाद जो हमारा अवशिष्ट पानी बचता है, वेस्ट वाटर बचता है, उसे में वेस्ट वाटर की जो अशुद्धता है उसके मापन को इंगित करने के लिए या उसके मापन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन है कि ऑरलान ट्रेड नाम है। ऑरलान कौन सा ऐसा रेशा जिसका ट्रेड नाम है? तो आप सबको पता है कि जो ऑरलान होता है वो किसका है? एक्रिलिक का। ठीक है, एक्रिलिक का क्या है? ट्रेड नाम होता है। ट्रेड नाम का मतलब एक व्यवसायिक ब्रांड है या व्यवसायिक नाम है जिससे एक्रिलिक बेचा जाता है, उसे ऑरलान कहा जाता है। ठीक है, आज समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो एसिड रंजक होते हैं, ठीक है, एसिड डाई में कौन सा रसायन लेबलिंग एजेंट के रूप में काम आता है? पहला है ग्लूब्रस साल्ट, दूसरा है सोडियम फास्फेट, तीसरा है पोटेशियम क्लोराइड और चौथा है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो जो हमारी एसिड रंजक होती है या एसिड डाई होती है उसमें क्या पूछ रहा है? लेबलिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, तो लेबलिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है बेटा? तो कहेंगे मैम लेबलिंग एजेंट के लिए ग्लूब्रस साल्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग? ग्लूब्रस साल्ट का उपयोग किया जाता है। जो एसिड रंजक या एसिड डाई होती है वो प्रोटीन फाइबर के लिए, किसके लिए? प्रोटीन फाइबर के लिए, जैसे ऊनी रेशा, ऊनी हो गया, हमारा सिल्क हो गया, ठीक है, और नायलॉन हो गया। ऊनी, सिल्क और नायलॉन के लिए उपयोग में लाई जाती है। और जो ग्लूब्रस होता है, ग्लूब्रस साल्ट होता है, उसका उपयोग क्या करते हैं? इसमें लेवलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टैबी को साधारणतः जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार मैंने और करवाया था, लेकिन जो क्वेश्चन का एंगल था वो थोड़ा सा परिवर्तित है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टैबी बुनाई को साधारणतः किस नाम से जाना जाता है? तो आप सबको पता है जो टैबी बुनाई होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे हम प्लेन वीव या साधारण बुनाई के नाम से जानते हैं। इसे टफेटा बुनाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे टफेटा बुनाई भी कहा जाता है। और टैबी बुनाई से या साधारण बुनाई से या कह सकते हैं प्लेन वीव से जो निकली हुई दो और बुनाइयां हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें साटिन कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? उन्हें ट्वील कहा जाता है। ठीक बेटा, ट्वील कहा जाता है और साटिन कहा जाता है कौन सी बुनाई को? जो प्लेन वीव से या टैबी बुनाई से जो है निकली हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉलिस्टर रेशा घुल जाता है। ठीक है, पॉलिस्टर रेशा कौन सा ऐसा रसायन है जिसमें घुल जाता है? पहला 70% है सल्फ्यूरिक एसिड में, दूसरा है 100% है एसिटिक अम्ल में, तीसरा है 70% है मेटाक्रिसोल में और चौथा है 100% है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक बेटा, तो मेटाक्रिसोल किसमें घुलता है? या सॉरी, पॉलिस्टर रेशा 70%, यदि 70% या 70% से अधिक मेटाक्रिसोल का घोल होगा तो उसमें हमारा पॉलिस्टर का रेशा जो है घुल जाएगा। ठीक है, घुल जाएगा। अगर 70% से कम होता है तो जो पॉलिस्टर का रेशा होता है वो घुलता नहीं है, बल्कि उसके जो अणु होते हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, तो 70% मेटाक्रिसोल के घोल में हमारा पॉलिस्टर का रेशा क्या होता है बेटा? घुल जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूट्रिशन साइंस से लिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटीन को लंबे समय तक किसके साथ पकाने से मैलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है? ठीक है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है आपसे और बहुत इजी भी है। तो हम सबने पढ़ा है कि यदि हम प्रोटीन को लंबे समय तक, ठीक है, प्रोटीन को लंबे समय तक हीट पर, ठीक है, प्रोटीन को लंबे समय तक इसके साथ रिड्यूसिंग शुगर के साथ, रिड्यूसिंग शर्करा के साथ या रिड्यूसिंग शुगर के साथ
हीट देते हैं तो उसके अंदर मेलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। किसके साथ? तो कहेंगे मैम अमीनो एसिड या प्रोटीन के साथ जब हम रिड्यूसिंग शुगर्स को क्या करते हैं, हीट देते हैं तो उसके अंदर मेलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न हो जाती है, जिससे जो इसका जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? तो कहेंगे मैम फूड प्रोसेसिंग में। कहाँ पर? फूड प्रोसेसिंग में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिससे क्या क्या बनाया जा सकता है? तो कहेंगे मैम बिस्किट बनाए जाते हैं, है ना, बिस्किट बनाया जाता है, और क्या बनाया जाता है? पेस्ट्री बनाई जाती है, ठीक, और क्या बनाया जाता है? तो कहेंगे मैम डबल रोटी इसका एक उदाहरण है, ठीक, और क्या हो सकता है? टोस्ट इसका उदाहरण होता है। ठीक है बेटा, डबल रोटी, पेस्ट्री, टोस्ट, बिस्किट, ये सब क्या है? मेलार्ड अभिक्रिया के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन को या अमीनो एसिड को जब लंबे समय तक हम रिड्यूसिंग शर्करा या चीनी के साथ पकाते हैं तो क्या होता है? मेलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लगभग 97% आहारीय लिपिड किसके साथ मौजूद होते हैं, यानी कि जो हम डाइटरी लिपिड लेते हैं वो डाइटरी लिपिड 97% हमारे जो भोजन में उपस्थित होता है वो किस रूप में उपस्थित होता है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किस रूप में होता है बेटा? आप जानते हो कि जो हमारा आहारीय लिपिड का सबसे ज्यादा प्रतिशत होता है वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है। किस रूप में? ट्राइग्लिसराइड के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लांच करने का प्राथमिक कारण क्या है? ठीक है, ब्लांच करने का जो प्राथमिक कारण होता है या प्राइमरी रीजन होता है वो क्या होता है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक बेटा, तो ब्लांचिंग क्या है? हमने पढ़ा है कि ब्लांचिंग जो होती है ना, ब्लांचिंग फूड प्रोसेसिंग का एक मेथड है। ब्लांचिंग क्या है? तो कहेंगे मैं फूड प्रोसेसिंग का एक मेथड होता है जिसमें खाद्य पदार्थों को, मोस्टली फल और सब्जियों को, किसको? फल और सब्जियों को, ठीक है, फल और सब्जियों को क्या किया जाता है? ब्लांच किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो कहेंगे पहले उबलते हुए पानी में, ठीक है, उबलते हुए पानी में सब्जियों को डाल दिया जाता है। ठीक है, सब्जियों को डाल दिया जाता है, तदुपरांत या तुरंत उन सब्जियों को निकाल करके ठंडे पानी में, ठीक है, ठंडे पानी में या कहीं कहीं लिखा रहता है बर्फ के पानी में, ठीक है, बर्फ के पानी में उन्हें डाल करके ब्लांचिंग की क्रिया पूर्ण कर ली जाती है। इससे फर्क क्या पड़ता है? तो कहेंगे मैम इससे होता क्या है, जो हमारे वेजिटेबल्स होती हैं और जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर की जो एंजाइमेटिक क्रियाएं होती हैं वो बाधित हो जाती हैं। एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? एंजाइम जो होते हैं वो रुक जाते हैं, एंजाइमेटिक जो क्रियाएं होती हैं वो बाधित हो जाती हैं, जिस कारण जो हमारा प्रोडक्ट है या जो हमारे वेजिटेबल्स है या हमारे फ्रूट्स जो होते हैं उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? उनकी सेल्फ लाइफ को इनहेंस किया जा सकता है, उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि होता क्या है कि जब हम ब्लांचिंग करते हैं, ठीक है, जब ब्लांचिंग करते हैं, ब्लांचिंग जब बेटा करते हैं ना, तो मैंने बताया ठंडे पानी से या बर्फ के पानी से उसे जो है ट्रीट किया जाता है। तो गर्म पानी से तुरंत हम ठंडे पानी में डाल देते हैं। इस क्रिया को कहा किया जाता है? तो ब्लांचिंग करते समय गर्म पानी से सब्जियों को उठा करके तुरंत ठंडे पानी में डालने की क्रिया को सॉकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉक कर देना या सॉकिंग कहा जाता है। ठीक बेटा, इसको भी ध्यान रखना। ब्लांचिंग में जो सॉकिंग शब्द होता है उसका प्रयोग तब होता है जब ठंडे पानी से सब्जियों को निकाल करके जब गर्म पानी से सब्जियों को निकाल करके तुरंत हम ठंडे पानी में या बर्फ के पानी में डाल देते हैं, ताकि एंजाइमेटिक जो क्रियाएं हैं वो बाधित हो जाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क के लिए ऊर्जा की आवश्यकता की गणना निम्न पर आधारित होती है। पहला है फैक्टोरियल अप्रोच पर, दूसरा है पोषक तत्वों के टर्नओवर पर, तीसरा जो
ऑप्शन हमारे सामने है वो है पोषक तत्वों के संतुलन पर, और डी वाला जो ऑप्शन है आहार के सेवन पर। ठीक है बेटा, तो बात किसकी हो रही है? एडल्ट पर्सन की। ठीक है, तो एक वयस्क व्यक्ति की जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी जो गणना की जाती है वो फैक्टोरियल अप्रोच के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा कहेंगे मैम? फैक्टोरियल अप्रोच के द्वारा की जाती है, जबकि पोषक तत्वों का टर्नओवर आहार के सेवन पर और पोषक तत्वों का जो संतुलन होता है इससे क्या ज्ञात किया जाता है? जो हमारे भोजन संबंधी क्या होती है? भोजन संबंधी जो हमारे असंतुलन होते हैं, जैसे मोटापा कह सकते हैं, है ना, कुपोषण कह सकते हैं, ठीक है, या खाने संबंधी जितने भी विकार होते हैं उन्हें इन तीनों तत्वों के माध्यम से जो है फाइंड आउट किया जाता है। जबकि एक वयस्क व्यक्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता की जो गणना होती है उसे फैक्टोरियल अप्रोच के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो फैक्टोरियल अप्रोच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर के किस अंग में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनाल में होता है? ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि शरीर में जो हमारी छोटी आंत होती है, ठीक है, हमारी जो छोटी आंत होती है इसमें क्या होता है? बीटा कैरोटीन से रेटिनाल में, रेटिनाल का मतलब विटामिन ए में, ठीक है, बीटा कैरोटीन से जो है विटामिन ए में इसका परिवर्तन होता है। ठीक, बीटा कैरोटीन की प्राप्ति जो हमें होती है वो वनस्पति जगत से होती है। जो रेटिनाल का प्रिकर्सर होता है, पूर्ववर्ती रूप होता है, जब खाने के माध्यम से इनको लेते हैं छोटी आंत में जाकर के ये विटामिन ए या कह सकते हो रेटिनाल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो माताएं शाकाहारी होती हैं उनसे पैदा होने वाले शिशुओं में किस पोषक तत्वों की कमी हो जाती है? पहला है विटामिन सी, दूसरा है फोलेट, तीसरा है विटामिन B12 और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। ठीक है, तो ऐसी माताएं जो पूर्ण रूप से शाकाहारी होती हैं, गर्भावस्था के दौरान उन्होंने मांसाहार का सेवन ना किया हो या नहीं करती हो, वैसी जो माताएं होंगी तो उनके जो नवजात शिशु होंगे उनके शरीर में अधिकांशतः विटामिन B12 की कमी देखी जाती है। ठीक है बेटा, क्यों देखी जाती है? क्योंकि आपको पता है कि जो विटामिन B12 होता है वो अधिकांशतः कहाँ मिलता है? एनिमल प्रोडक्ट में मिलता है, और इसके अवशोषण के लिए एक इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमारे आमाशय के द्वारा या आमाशय की जो आमाशय में एक परत होती है, कोशिका होती है, उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, उससे क्या होता है? इसका अवशोषण होता है। तो जो माताएं केवल शाकाहार का जो ग्रहण करती हैं उनसे उत्पन्न होने वाले शिशुओं में अधिकांशतः विटामिन B12 की कमी देखी जाती है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन आने की उपस्थिति होना यह किस प्रकार का संकेत देता है? ये जो क्वेश्चन लिया गया है बेटा ये बाल विकास से लिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि गर्भावस्था में, ठीक है, कब कहेंगे? गर्भावस्था में जो उच्च रक्तचाप होता है और मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति पाई जाती है, जो लक्षण सामने आ रहा है ये क्या होता है? कहेंगे मैम प्री एक्लेम्प्सिया। ठीक है, किसका? प्री एक्लेम्प्सिया का ये संकेत माना जाता है। ठीक बेटा, प्री एक्लेम्प्सिया का संकेत माना जाता है, जो मोस्टली 6 से 7 माह में सबसे ज्यादा पीक पर देखा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्भवती माता होती है उसका बीपी फ्लक्चुएट होता रहता है, उसका बीपी बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, तथा उसके मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति दर्ज की जाती है। ऐसी माताओं में गर्भपात होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, यानी कि मृत शिशु पैदा होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और ऐसी माताएं जो होती हैं वो छठे से सातवें माह में क्या कर सकती हैं? प्रसव वेदना को झेलना प्रारंभ कर देती हैं और इनका बीपी एक भी समय 6, 7, 8 महीने तक क्या होता है? वो स्थिर नहीं रहता है। ठीक बेटा, ग्वाइटर तो आप जानते ही हैं, तो इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, जिसे घेंगा कहते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान गंभीर दीर्घकालिक और लगातार उल्टियों की स्थिति को क्या कहा जाता है? ठीक है, गर्भावस्था में
लगातार उल्टियों की जो स्थिति होती है, जो लगभग 6-7 माह तक बनी रहती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हाइपर एमेसिस ग्रेविडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपर एमेसिस ग्रेविडम कहा जाता है। इसमें होता क्या है, जो गर्भवती माताएं होगी, जो गर्भवती महिला होती है, उसको 6-7 महीने, मतलब जिस दिन से उसने कंसीव किया है, प्रसव कंसेप्शन के दिन से लेकर के 6वें 7वें महीने तक उससे क्या होता है? लगातार उल्टियां होती हैं। इसका दुष्परिणाम क्या होता है? जो जन्म लेने वाला शिशु है ना, जो जन्म लेने वाला शिशु है तथा माता, ठीक, जन्म लेने वाला बालक और जो माता रहेगी, वो दोनों कैसे हो जाते हैं? दोनों पोषक तत्वों का इनके बॉडी के अंदर अभाव पाया जाएगा। ठीक है, इनके बॉडी के अंदर क्या होगा? पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जितना भी माता जो भी खाद्य पदार्थों का सेवन करती है, वो उल्टी के माध्यम से बाहर निकल जाता है, उनका पाचन हो नहीं पाता है। ठीक है, प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है? तो प्लेसेंटा प्रेविया एक ऐसी स्थिति होती है बेटा, जिसमें क्या होता है? गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, प्लेसेंटा जो होगा, प्लेसेंटा जो होता है गर्भावस्था के दौरान, प्लेसेंटा गर्भाशय के नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, गर्भाशय के नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे क्या होता है? जब गर्भाशय के नीचे की तरफ प्लेसेंटा आ जाएगा, तो जब प्रसव होगा, तो प्रसव के वक्त जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। इससे सी सेक्शन डिलीवरी जो है, एक सी सेक्शन डिलीवरी मात्र क्या होती है, उसका उपाय माना जाता है। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका मैनेजमेंट से लिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय भवनों में, ठीक है, भारतीय भवनों में थर्मल रिलैक्स के लिए, थर्मल आराम में सुधार करने और ऊर्जा के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से पालन करना निम्नलिखित के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ECBC आवासीय 2017, दूसरा है BEE, तीसरा है भवन निर्माण उपनियम, और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है? गृह, ये GRIH, गृह। ठीक है बेटा, तो जो भारतीय भवन है, जिसमें क्या रोका गया है? थर्मल रिलैक्सेशन में सुधार। थर्मल रिलैक्सेशन में सुधार का मतलब जो वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, उसमें सुधार करने और ऊर्जा के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से जो नियम बनाता है, उसे क्या कहते हैं? ECBC कहते हैं। क्या कहते हैं? ECBC का नाम दिया जाता है। ठीक बेटा, ECBC का पूरा नाम क्या है? ECBC का जो पूरा नाम होगा या पूर्ण रूप होगा, उसे कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो कब आया? जो सन 2007 में आ गया था। ठीक है, सन 2007 में BEE के द्वारा इसे पारित कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत 6 प्रकार के आयाम या 6 प्रकार के नियम बनाए गए। कौन कौन से नियम या कौन कौन से आयाम बनाए गए? तो हम कहेंगे पहला जो आयाम बनाया गया था वो था आवरण। आवरण का मतलब क्या होता है मैडम? घर में आवरण या भवन में आवरण का मतलब, तो कहेंगे आवरण का मतलब है छत से संबंधित नियम, ठीक है, खिड़कियों से संबंधित नियम, ठीक, छत, खिड़कियां और दीवारों से संबंधित, ठीक, छत, खिड़कियां और दीवारों से संबंधित नियम बनाना। दूसरा है प्रकाश व्यवस्था करना, ठीक है, प्रकाश व्यवस्था करना। तीसरा जो आयाम बनाया गया था उसमें हीटिंग, यानी कि उष्मा, उसमें क्या था? हीटिंग था। और क्या था? एयर कंडीशनिंग थी, एयर कंडीशन था। और क्या था उसमें? और उसमें वेंटिलेशन था। ठीक है, वेंटिलेशन था। और जो आपका चौथा आयाम बनाया गया, चौथे आयाम में आपका विद्युत ऊर्जा प्रणाली थी, विद्युत ऊर्जा प्रणाली थी। ठीक है, ऐसे कुछ आयाम बनाए गए।
विद्युत ऊर्जा प्रणाली कुछ आयाम बनाए गए थे बेटा। पहला जो था आवरण था, दूसरा प्रकाश व्यवस्था, तीसरा हीटिंग, चौथा था एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन, और जो पांचवा था वो विद्युत ऊर्जा प्रणाली था। ये 5 प्रकार के आयाम बनाए गए, जिसमें बात क्या कही गई, बात ये कही गई कि जो हमारा जो भवन निर्माण हो रहा है उस भवन निर्माण में क्या होगा, जो भी व्यक्ति रहेगा, ठीक, उसे ईसीबीसी आवासीय योजना, ईसीबीसी आवासीय 2017 के तहत थर्मल रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसमें क्या होगा, उसमें जो भी गर्मी बढ़ रही है हमारे वातावरण में, उस गर्मी से राहत मिलेगी। ठीक है, हमने बताया अभी आपको कि ये कब आया, ये 2017 में। ठीक है, कब आया, 2007 में आया, लेकिन इसे संशोधित किया गया था। कब कहेंगे मैम, इसे संशोधित किया गया या इसे अपडेट किया गया था सन 2017 में। ठीक है, कब किया गया था, सन 2017 में किया गया था। किसके द्वारा, तो कहेंगे मैम डीईई के द्वारा। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गृह किसी भी बिल्डर द्वारा पर्यावरणीय हितैषी इमारत या ग्रीन बिल्डिंग और विमुक्त बिंदुओं के मानदंड के आधार पर डैश तक रेटिंग प्रदान कर सकता है। ठीक है, यानी गृह क्या है, गृह एक संस्था है, गृह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, जो क्या करती है, किसी भी बिल्डर के द्वारा पर्यावरण हितैषी इमारत, पर्यावरण हितैषी इमारत का तात्पर्य इको फ्रेंडली बिल्डिंग का निर्माण करती है, और उस इको फ्रेंडली जो बिल्डिंग बन रही है उसके लिए कुछ मानदंड घोषित करती है। वो जो मानदंड बनाए गए हैं उन मानदंडों की रेटिंग जो होगी वो कितनी हो सकती है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो उस मानदंडों की जो रेटिंग होती है बेटा वो 5 स्टार तक हो सकती है। कितनी, कहेंगे मैम 5 स्टार तक उसकी रेटिंग मानी जा सकती है। 3, 4, 10 स्टार उसकी रेटिंग नहीं होती। कितनी होती है, तो कहेंगे मैम 5 स्टार रेटिंग होती है किसकी, गृह की, जो इको फ्रेंडली इमारत के लिए सर्टिफिकेशन प्रदान करती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लीड के तहत प्राप्त रेटिंग बिंदुओं के आधार पर भवन जो लीड प्रमाणित के योग्य इस प्रकार हो सकता है। ठीक, लीड क्या है, तो कहेंगे लीड एक प्रकार की LEED, ठीक है, लीड एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जो क्या करती है, जो हमारे जो बिल्डिंग बन रही है, भवन निर्माण हो रहा है, उसके लिए रेटिंग प्रदान करती है। कितने प्रकार की रेटिंग दे सकती है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो जो लीड होती है बेटा, पहले हम जान लेते हैं लीड का पूरा नाम, क्योंकि हमसे नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक बेटा, हमारे द्वारा या ये कह सकते हैं हमारे जो है एग्जाम में ये लीड वाला क्वेश्चन आ चुका है कि लीड का पूरा नाम क्या बताइए। तो जो लीड का पूरा नाम होगा बेटा उसे कहते हैं लीडरशिप एनर्जी इंटीग्रेटेड हैबिटेड असेसमेंट। ठीक है, ठीक बेटा, ये क्या करती है तो कहेंगे मैम ये एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जो क्या करती है, जो हमें भवन के लिए रेटिंग प्रदान करती है। कौन कौन सी रेटिंग हो सकती है इसमें, तो लीड के अंतर्गत जो आने वाली रेटिंग होती है वो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, 3 प्रकार की रेटिंग होती है। कौन कौन सी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, 3 प्रकार की रेटिंग कौन प्रदान करता है, लीड करती है, जो एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय जो है संस्था होती है, जो हमारे भवन से संबंधित हमें प्रमाणित चिन्ह प्रदान करती है। बता सकते हैं भवन से संबंधित हमारे 3 प्रकार की रेटिंग प्रदान करती है, और ये अंतरराष्ट्रीय है, इसको ध्यान रखिएगा। सिल्वर रेटिंग हो सकती है, गोल्ड रेटिंग हो सकती है, या प्लेटिनम रेटिंग हो सकती है। ठीक बेटा, तो आज क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।